नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय दिखावे की प्रवृत्ति को उजागर करने वाला व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने एक लखनवी नवाब के दिखावे की प्रवृत्ति को उजागर किया है। आज का हमारा समाज, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, दिखावे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ती जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी कभी कपड़ों का, कभी गाड़ी का, कभी मकान का, कभी अपनी ताकत का, तो कभी धन दौलत का दिखावा करती है। वास्तव में देखा गया है कि बहुत सी चीज़ें कई बार उनकी होती ही नहीं, वो दूसरों से मांग करके उसका दिखावा करते हैं। लेखक इस निबंध के माध्यम से हमें संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को काल्पनिक जीवन छोड़ करके वास्तविकता को अपना लेना चाहिए, अर्थात उसे यथार्थ में जीवन जीना चाहिए। एक ऐसी ही सीख देने वाला आज का हमारा विषय है लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध को पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा इस पाठ के लेखक यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। फिरोजपुर वही स्थान है जहां हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की समाधियां बनी हुई हैं। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने BA किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यहाँ पर परजीवी संस्कृति शब्द पतनशील सामंती वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो परजीवी वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि जूं, जोंक, एंटमीबा इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्यंग्यात्मक निबंध को, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन मतलब वो साधारण ट्रेन जो प्रमुख नगर के आसपास के क्षेत्र से होकर जाती थी। उस प्रमुख नगर के आसपास के आने जाने वाले दैनिक यात्री और अन्य लोग इस ट्रेन का लाभ उठाते थे। चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। इसका मतलब है कि उस समय ट्रेन में भाप के इंजन हुआ करते थे और भाप के इंजन चलने से पहले एक बहुत तेज हवा सी छोड़ा करते थे। यानी जब भाप का प्रेशर बनता तो उसमें से एक बहुत तेज हवा निकलती, जिसे फुकार मारना कहा जाता था। अब लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहता था। इसीलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पलाथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे।
लेखक का उस डिब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नवाब साहब आमतौर पर खाए जाने वाले खीरे का शौक रखते थे। हो सकता है जब लेखक उस डिब्बे में पहुंचे तो नवाब साहब को यह बात पसंद ना आई हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी कहानी के बारे में लेखक की तरह सोच रहे हों। लेकिन जब उन्होंने उनके आने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक भी आराम से आंखें चुराकर उन्हीं के सामने बैठ गए। आंखें चुराना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है नज़र बचाना, अर्थात मुंह फेर लेना। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे पर सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियाँ मतलब तिरछी नज़रों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। लेखक नवाब साहब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि नवाब साहब को लेखक का डिब्बे में आना क्यों अच्छा नहीं लगा। हो सकता है नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते हों, इसीलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट लिया हो, और अकेले ही बैठकर खीरे का आनंद लेना चाहते हों। लेकिन लेखक के डिब्बे में आ जाने से उनका यह सारा सौपन टूट गया हो। अब नवाब साहब स्थिति को आराम से समझते हैं और कुछ देर बाद लेखक को शिष्टाचार पूर्वक खीरा खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन लेखक भी अचानक नवाब साहब के भाव परिवर्तन को समझकर उन्हें जवाब देते हैं कि शुक्रिया, आप ही शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर मतलब रगड़ कर। उनके सिरों को काट कर रगड़ा और उसमें से झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात मतलब सावधानी पूर्वक उन्होंने छीला और उसे करीने से मतलब क्रमवार तौलिए पर सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब मसाला बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सपूर्ण से स्पष्ट था। जबड़ों का सपूर्ण मतलब जबड़ों का हिलना स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसावादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित होना मतलब पानी से भर जाना, यानी उनके मुंह में खीरे को देख करके ही पानी आ गया था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। कनखियाँ मतलब तिरछी नज़रों से देख करके सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब ने फिर से शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखक को खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मतलब अमाशय। किबला शौक़ फरमाए। लेखक कहने लगे कि आप ही शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने सहतीर्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भरा पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर
वासना से रसावादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब सम्मान में, खम मतलब झुकाना, यानी उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत मतलब स्वच्छता, नजाकत मतलब कोमलता। मतलब खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, नफीस मतलब बहुत बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। लेखक के अनुसार खीरा इस्तेमाल करने का यह बहुत बढ़िया तरीका कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक यहाँ कहता है कि क्या ऐसा तरीका अपनाने से पेट की तृप्ति हो सकती है, पेट की भूख शांत हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे हुए पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील मतलब आसानी से न पचने वाला, मैदा मतलब अमाशय। यहाँ पर नवाब साहब कहते हैं कि खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन वह आसानी से पचता नहीं, मैदे यानी अमाशय पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि उनकी आंखें खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अर्थात यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन हाँ, एक स्वतंत्र रचना के बारे में हम ताना बाना बुन सकते हैं। जिस प्रकार लेखक ने यहाँ पर पद्मशाली सामंती समाज पर कटाक्ष किया है, इसके लिए भी उन्होंने एक रेल यात्रा की घटना और लखनवी नवाब जैसे एक पात्र का सहारा लिया है। आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ आ गया होगा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।